हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट बाय जस्टिस ओ मैल्कम बुक के बारे में। रात के करीब 11 बजे थे। पूरा मोहल्ला सो चुका था। बस एक आदमी था जो अब भी जाग रहा था, शंभू भैया, मोहल्ले के चौकीदार। उनकी उम्र होगी करीब 50 साल। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, लेकिन आंखों में गहराई और शांति का अजीब सा मेल था। वे हर रात मोहल्ले की गलियों में डंडा ठोकते हुए चक्कर लगाते थे, जागते रहो की आवाज धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। एक दिन में देर रात तक बाहर बैठा था। पढ़ाई से मन उचाट हो गया था। दिमाग में उलझन थी। मैं सोच रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। न कोई नौकरी मिली, न कोई दिशा समझ आ रही थी। तभी शंभू भैया आ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, क्यों बाबू, आज नींद नहीं आ रही क्या? मैंने सिर हिलाया। भैया, सब कुछ ट्राई कर लिया, मेहनत कर करके थक गया हूं, पर कुछ बन नहीं पा रहा। लोग बोलते हैं हसल करो, भागो, दौड़ो, पर अब कुछ समझ नहीं आता। शंभू भैया मुस्कुराए। उन्होंने मेरे पास बैठते हुए कहा, बाबू, एक बात बताओ, मैंने भी जिंदगी में बहुत दौड़ भाग की है, लेकिन असली चैन तब मिला जब मैंने दौड़ना छोड़कर आकर्षित करना सीखा। मैं चौंका। मतलब ये बेटा, उन्होंने शुरू किया, लाइफ में अट्रैक्ट करना सीखो, चेज मत करो। देखो, मैं चौकीदार हूं, सादगी से जीता हूं, पर मेरे पास शांति है, नींद पूरी है, लोग इज्जत देते हैं, और ये सब मैंने दौड़ के नहीं पाया। मैंने खुद को उस एनर्जी में ढाला जहां जो मेरा था। वो खुद चलकर मेरे पास आया। अब मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी। मैंने पूछा, लेकिन भैया, ये अट्रैक्टिंग माइंडसेट होता क्या है? देखो बाबू, वो बोले, जब तुम लगातार किसी चीज के पीछे भागते हो, सक्सेस, पैसा, रिलेशनशिप, तो तुम अपनी एनर्जी बाहर खर्च करते हो। और जब तुम चीजों को अट्रैक्ट करना सीखते हो, तब वही एनर्जी अंदर जाती है। अंदर की शांति, भरोसा और एक साफ इरादा, यही तुम्हें उस जगह पहुंचाता है जहां तुम्हें जाना है। मैंने कहा, पर लोग तो हासिल करने को बोलते हैं, हार्ड वर्क ही तो सब कुछ है ना? वो हंसे। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना डायरेक्शन के मेहनत ऐसे है जैसे कोई बिना नक्शे के जंगल में दौड़ता जाए। तुम दिन रात भागते रहो, पर अगर रास्ता गलत है तो मंजिल नहीं मिलेगी। अट्रैक्ट करने का मतलब है पहले खुद को सही एनर्जी में डालना, माइंडसेट बदलना, सोच बदलना। मैंने पूछा, तो माइंडसेट कैसे बदले? वो बोले, तूने कभी मैग्नेट देखा है? वो खुद कुछ नहीं करता, फिर भी लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है। वैसे ही जब तुम अंदर से स्ट्रॉन्ग, क्लियर और काम हो जाते हो, तो तुम्हें चीजें नेचुरली मिलने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एनर्जी शिफ्ट है। तुम खुद को उस व्यक्ति में बदलो जिसे वो चीजें मिलती है जो तुम चाहते हो। मैंने थोड़ा उलझते हुए पूछा, मतलब अगर मुझे अच्छी जॉब चाहिए तो पहले मुझे खुद को उस लायक बनाना होगा जो उस जॉब को डिजर्व करता है? बिल्कुल, उन्होंने कहा, और ये सिर्फ स्किल्स की बात नहीं है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा भरोसा, ये सब अट्रैक्ट करता है। जब तुम परेशान होते हो, डरते हो, खुद पर शक करते हो, तो वो एनर्जी भी सामने वाले को महसूस होती है। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, कॉन्फिडेंट होते हो और जानते हो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा, तो चीजें मैजिकली फिट होने लगती है। मैंने एक गहरी सांस ली और पूछा, लेकिन भैया, ये सोच कैसे लाएं? डर और कंपैरिजन तो अपने आप आ जाते हैं। वो बोले, बिल्कुल आते हैं। मैं भी पहले डरता था, पैसे की चिंता, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, पर फिर मैंने समझा, जितना मैं डरता हूं उतना ही वो डर मुझे और घसीटता है। मैंने एक काम किया, हर रात ड्यूटी पर जाने से पहले खुद से कहता, शंभू, जो तेरे लिए है वो तुझे मिलेगा, तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे, डर छोड़। और बाबू, यकीन मान, इससे मेरी पूरी थिंकिंग बदल गई। मैंने उत्सुकता से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, बस बैठे बैठे चीजों को अट्रैक्ट करना है? वो हंसे और बोले, नहीं रे, अट्रैक्शन माइंडसेट कोई आलसी बनने का लाइसेंस नहीं है। ये तो एक स्मार्ट वे है काम करने का। इसका मतलब है जैसे ही तुम सही माइंडसेट में आ जाओगे,
तुम वैसे काम करने लगोगे जो तुम्हें नेचुरली सही रास्ते पर ले जाएंगे। एफर्ट तो लगेगा, पर वो फोर्स्ड नहीं होगा, वो फ्लो में होगा। अब मुझे समझ आने लगा था। मैंने कहा, यानी पहले खुद की एनर्जी और सोच को पॉजिटिव बनाओ और फिर एक्शन उस सोच से इंस्पायर हो। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा, देखो बाबू, जब तू खुद को वैल्यूएबल समझेगा तो दुनिया भी तुझे वैसा ही देखेगी। जब तू खुद को पूरा मानेगा तो तुझे दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहिए होगा। अट्रैक्शन माइंडसेट का मतलब है तू चेस नहीं करता, तू वैल्यू क्रिएट करता है और वैल्यू अट्रैक्ट करती है। रात गहराने लगी थी। शंभू भैया उठे और बोले, चलो बाबू, अब तू सो जा। और हां, कल सुबह उठकर एक काम करना, आईने में देखना और खुद से कहना, मैं उस सब का योग्य हूं जो मैं चाहता हूं। मैं जो हूं वो काफी है, बस ये रोज करना। धीरे धीरे तू देखेगा कैसे लोग, मौके और सक्सेस तेरी तरफ खींचे चले आते हैं। मैं मुस्करा दिया। पहली बार मुझे हसल से ज्यादा शांति महसूस हो रही थी। लग रहा था जैसे मैं अब दौड़ नहीं रहा, बल्कि अपने अंदर की ताकत पहचानने की तरफ बढ़ रहा हूं। शंभू भैया की बातों ने उस रात मेरी सोच ही बदल दी और यही था असली माइंडसेट शिफ्ट, जहां मैं दौड़ना छोड़ अट्रैक्ट करना सीख गया था। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। शंभू भैया की रात वाली बातें दिल और दिमाग में गूंज रही थी। जो तेरे लिए है वो तुझे मिलेगा, तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे। इन लाइनों ने कुछ बदल दिया था अंदर। मैं मिरर के सामने खड़ा होकर वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था जैसा उन्होंने कहा था। मैं उस सब का योग्य हूं जो मैं चाहता हूं। मैं जो हूं वो काफी है। पर सच बताओ, अंदर से आवाज आई, झूठ मत बोल यार, तू कौन सा लायक है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और यही वो पल था जब मैंने पहली बार खुद की अंदरूनी आवाज को गौर से सुना। शाम को फिर मेरी मुलाकात शंभू भैया से हुई। उन्होंने पूछा, बाबू, आज सुबह आईने में खुद से बात की थी? मैंने धीरे से कहा, की तो थी भैया, पर कुछ अजीब सा लगा, जैसे दिल ही नहीं मान रहा हूं। उन्होंने सिर हिलाया। बस यही तो है लिमिटिंग बिलीफ्स की चाल। ये तुम्हारे अंदर ऐसे छिपी होती है जैसे दीवार में पुराना वायरिंग देखती नहीं, पर काम करती रहती है। मैंने पूछा, लिमिटिंग बिलीफ्स मतलब? वो बोले, मतलब वो इंटरनल स्टोरीज जो तू खुद को बार बार सुनाता है और जो तुझे आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे, मैं काबिल नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मेरे जैसे लोग सक्सेस नहीं पा सकते। ये सोच धीरे धीरे तेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और तू बिना सोचे समझे उस पर यकीन करने लगता है। मैंने थोड़ा चौंक कर कहा, लेकिन ये सोच तो सच लगती है भैया। पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, तो फिर कैसे मानूं कि मैं कुछ कर सकता हूं? वो मुस्कुराए और बोले, देख बाबू, सच वही होता है जिस पर तू यकीन करता है। अगर तू पॉवर्टी को अपनी आइडेंटिटी बना लेगा तो तुझे कभी अबंडेंस दिखेगा ही नहीं। पॉवर्टी एक कंडीशन हो सकती है, लेकिन जब तू उसे अपना परमानेंट रियलिटी मान लेता है तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल की मेंबरशिप खरीद सकते हैं या फिर हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने सिर झुकाते हुए कहा, शायद बचपन से सुनते सुनते आदत बन गई है। मां कहती थी, हमारे बस की बात नहीं। स्कूल में टीचर कहते थे, तू कुछ नहीं कर पाएगा, और अब तो खुद भी वैसा ही सोचने लगा हूं। यही तो है बिलीफ सिस्टम का खेल। उन्होंने कहा, ये इनहेरिटेड भी होते हैं, फैमिली से, समाज से, एक्सपीरियंसेस से। तूने कब लास्ट टाइम अपने बारे में कुछ अच्छा सोचा? मैंने चुपचाप उनकी बात सुनी। वो बोले, चल आज तुझे एक एग्जाम्पल देता हूं। मोहल्ले में जो मोहन है ना, जो चाय का ठेला लगाता है, बचपन से वही कहता रहा, हम ठेले वाले लोग हैं, हमसे बड़ा कुछ नहीं होगा। अब वो चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसकी सोच उसे चाय के ठेले से आगे जाने ही नहीं देती। और वही दूसरी तरफ देख रमेश को, वो भी गरीब था, पर उसकी सोच थी, मैं ठेले से शुरू करूंगा, लेकिन एक दिन अपना कैफे खोलूंगा। आज देख, छोटा सा कैफे खोल लिया है। क्या फर्क था दोनों में? सिर्फ बिलीफ। अब मुझे समझ आने लगा था कि मेरी सबसे बड़ी रुकावट मेरे ही अंदर थी। मैंने भैया से पूछा, तो इन लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे पहचाने?
वो बोले, बहुत सिंपल तरीका है। हर बार जब तू कोई बड़ा सपना देखे और अंदर से आवाज आए, तू ये नहीं कर सकता, बस रुक जा और उस आवाज को ऑब्जर्व कर। पूछ खुद से, ये किसने कहा? फिर पता चलेगा, शायद वो तेरे पिता की बात थी, या किसी टीचर की, या किसी दोस्त की। लेकिन याद रख, वो उनकी सोच थी, तेरी नहीं। और अब तू बड़ा हो चुका है, अपनी सोच खुद बना सकता है। मैंने कहा, पर भैया, अगर वो बिलीफ्स इतने अंदर बैठे हैं तो निकालना आसान नहीं होगा। वो बोले, बिल्कुल नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। पहले तो उन्हें अवेयरनेस से पकड़ो, फिर हर बार जब वो लिमिटिंग बिलीफ दोबारा आए तो उसके अपोजिट में एक एम्पावरिंग बिलीफ बोलो। जैसे अगर अंदर से आवाज आए, मुझसे नहीं होगा, तो तू जोर से बोल, मैं सीख सकता हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। और ये बार बार करना पड़ेगा, रोज। मैंने पूछा, मतलब ये एक हैबिट बनानी होगी? एग्जैक्टली। वो बोले, माइंडसेट भी एक मसल की तरह है, उसे डेली ट्रेन करना पड़ता है। जैसे तू जिम में जाकर बाइसेप्स बनाता है, वैसे ही तू अफर्मेशंस और पॉजिटिव एक्शन से अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। अब मेरे दिमाग में हलचल मचने लगी थी। मुझे वो सारे मोमेंट्स याद आने लगे जब मैंने खुद को रोका, खुद पर शक किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मन में एक इनविजिबल बैरियर था। वो आवाजें जो मुझे कहती थी कि तेरे जैसे लड़के सक्सेस के लिए नहीं बने, अब साफ दिख रही थी। भैया ने कहा, तू चाहे तो एक नोटबुक रख, और जब जब तेरे मन में नेगेटिव थॉट आए तो उसे लिख ले। फिर उसके बगल में लिख कि तू उसके बारे में क्या नया सोच सकता है। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, तो बगल में लिख, मैं पैसे कमाने के लिए नई स्किल सीख सकता हूं। ये स्मॉल शिफ्ट बहुत बड़ा फर्क लाएगी। मैंने उन्हें गौर से देखा। वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, कोई बड़े डिग्री वाले इंसान नहीं थे, बस एक चौकीदार। लेकिन उनकी समझदारी ने मुझे अंदर से हिला दिया था, क्योंकि ये बातें किताबों में नहीं, जिंदगी के अनुभव से निकली थी। शंभू भैया ने जाते जाते कहा, बाबू, अट्रैक्शन माइंडसेट तभी काम करता है जब तू अंदर से अपने आप को उस सक्सेस के लायक समझे। और जब तक ये पुराने बिलीफ्स तुझे जकड़े रहेंगे, तू बार बार वही गलती दोहराएगा। तो आज से ये काम शुरू कर, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान, उन्हें नाम दे और फिर उन्हें बदल। बस धीरे धीरे, एक एक करके। मैं देर रात तक बैठा रहा उस दिन। दिमाग में कई पुराने वाक्य घूमते रहे, तू एवरेज है, तू ज्यादा एक्सपेक्ट मत कर, तेरे बस का नहीं। पर इस बार मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, बिलीव नहीं कर रहा था। और शायद यही थी शुरुआत उस नए माइंडसेट की जिसमें मैं खुद को रोके नहीं, आगे बढ़ा सकूं। शंभू भैया की बातों ने एक नई आंख दी थी, बाहर की नहीं, अंदर की। अब मैं सिर्फ सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, मैं खुद को उस सक्सेस के काबिल बनाना चाहता था, बिलीफ से, माइंडसेट से, और रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके। अगले कुछ हफ्तों में मेरी दिनचर्या बदलने लगी थी। अब मैं हर सुबह आईने के सामने अफर्मेशंस बोलता, लिमिटिंग बिलीफ्स को पकड़कर उन्हें लिखता, और फिर उनसे उलट एम्पावरिंग थॉट्स सोचता। पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अंदर कोई हलचल सी बची हुई है, जैसे सब कुछ सही करते हुए भी दिल पूरी तरह से खुश नहीं है। एक शाम जब बिजली चली गई और पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया, मैं छत पर चला गया। वही पुरानी टीन की कुर्सी पर बैठा आसमान देख रहा था। तभी शंभू भैया अपने टॉर्च के साथ गली से गुजरते हुए दिखाई दिए। मुझे देख उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बाबू, आज फिर सोचों में उलझा लग रहा है। मैंने जवाब दिया, हाँ भैया, सब कुछ ट्राई कर रहा हूं, अफर्मेशंस, बिलीफ्स पहचानना, लेकिन मन फिर भी खाली सा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। शंभू भैया पास आकर छत पर ही बैठ गए और बोले, अब तू उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां तुझे अपनी वाइब्रेशन उठानी है। मैं चौंका, वाइब्रेशन? ये क्या नया कॉन्सेप्ट है भैया? वो हंसे, नई चीज नहीं है, बस नई समझ है। देख बाबू, हम सब एक तरह की एनर्जी है, और हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस ये सब मिलकर हमारी वाइब्रेशन बनाते हैं। जब तू दुख, डर या गुस्से में होता है तो तेरी फ्रीक्वेंसी लो होती है, और जब तू ग्रैटिट्यूड, जॉय और पीस में होता है तो तेरी वाइब्रेशन हाई होती है। यूनिवर्स भी उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तू जो फील करता है वो ही अट्रैक्ट करता है। मैंने ध्यान से उनकी बात सुनी।
ऐसा लग रहा था जैसे पजल का एक नया पीस मिल गया हो। मैंने पूछा, तो भैया मतलब अगर मैं हाई वाइब्रेशन में रहूं तो मेरी लाइफ भी उसी लेवल की हो जाएगी? बिल्कुल, उन्होंने कहा, लेकिन इसके लिए तेरे इमोशंस का ट्यूनिंग जरूरी है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही मिलानी पड़ती है न स्टेशन सुनने के लिए, वैसे ही तुझे अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी ग्रैटिट्यूड, जॉय और पीस पर ट्यून करनी होगी। मैंने सोचा, पर भैया ये तो तब आसान है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, पर जब लाइफ ही कठिन हो तो खुश कैसे रहा जाए? वो बोले, बिल्कुल वैलिड बात है, पर यही तो मास्टरी है। जब तू केओस में भी शांति बना लेता है, जब तू बिना रीजन के थैंकफुल रहना सीख जाता है, तब तेरी वाइब्रेशन ऊपर उठती है। ये प्रैक्टिस से आता है, एकदम से नहीं। मैंने पूछा, तो शुरुआत कहां से करूं? उन्होंने कहा, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड से। रोज सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए थैंकफुल हो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जैसे नींद पूरी होना, घर में खाना मिलना या आसमान का साफ होना। इससे तेरी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है और यही ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे तेरी परसेप्शन बदलता है। मैंने धीरे से कहा, सच में भैया, मैं कभी इन छोटी चीजों के लिए थैंकफुल नहीं रहा, हमेशा बस वही देखा जो नहीं है। यही तो फर्क होता है। वो बोले, जब तू जो है उसमें खुश होना सीख जाता है, तब लाइफ और भी देने लगती है। खुशी की जड़ फ्यूचर में नहीं, अभी में है। तू प्रेजेंट में जीना सीख, खुश होना बिना रीजन के। मैंने पूछा, और जॉय वो कैसे लाए? वो बोले, जॉय तब आती है जब तू वो काम करता है जो तुझे अंदर से सुकून देता है, जैसे गाना गाना, चलना, पेड़ों के नीचे बैठना, बच्चों को हंसते देखना। तू छोटी छोटी खुशियों की लिस्ट बना और हर दिन उनमें से कुछ कर। जॉय कोई लक्ष्यूरी नहीं है, वो नेसेसिटी है। अब मुझे समझ आने लगा था कि हाई वाइब्रेशन कोई फैंसी बात नहीं, बल्कि बहुत ग्राउंडेड चीज है। भैया ने आगे कहा, और पीस वो तब आती है जब तू रेजिस्टेंस छोड़ देता है, मतलब जब तू लाइफ से लड़ना बंद करता है और उसे जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करता है। ये मत सोच कि सब कंट्रोल में हो, बस ये सोच कि मैं हर सिचुएशन में खुद को शांत रख सकता हूं। पीस से बड़ी कोई ताकत नहीं। मैंने सोचा, शायद मैं हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा आउटकम्स को, लोगों को, अपनी स्पीड को, और जब वो नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन आ गई। बिल्कुल, वो बोले, लेट गो करना सीखो। जब तू सरेंडर करता है तो तू खाली नहीं होता, तू फ्री होता है, और तभी तेरे अंदर वो शांति आती है जो हर चीज को खींचने की ताकत रखती है। अंधेरे में उनकी बातें किसी रोशनी की तरह लग रही थी। मैं छत से नीचे उतरा, लेकिन इस बार मैं थोड़ा और हल्का महसूस कर रहा था। अगले दिन से मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना शुरू किया। रोज सुबह 3 चीजें लिखता जिनके लिए मैं थैंकफुल हूं, फिर 2 काम करता जो मुझे अंदर से खुश कर सके, कभी पुराने गाने सुनना, कभी पार्क में घूमना, कभी किसी दोस्त से हंसी मजाक कर लेना। धीरे धीरे एक सटल सा चेंज आने लगा था। पहले जहां मैं सुबह उदासी से उठता था, अब हल्का और पॉजिटिव महसूस करने लगा था। और यही मेरा वाइब्रेशन शिफ्ट था जो अंदर से शुरू हुआ और बाहर तक असर दिखाने लगा। 1 हफ्ते बाद फिर भैया से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, अब कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जैसे कुछ बदल रहा है, वैसे ही दुनिया है, पर मेरा नजरिया बदला है। अब पहले जैसे हालात भी कम भारी लगते हैं। उन्होंने कहा, बस यही तो है वाइब्रेशन अपलिफ्ट होना। अब तुझे अट्रैक्ट करने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, तू खुद मैग्नेट बन रहा है। एक बात याद रखना बाबू, जब तू हाई वाइब्रेशन पर होता है, तब तेरे वर्ड्स, तेरे एक्शंस, तेरी प्रेजेंस सब एक साइलेंट इन्विटेशन बन जाती है अच्छी चीजों के लिए। अब मुझे अपने अंदर वो शांत ताकत महसूस होने लगी थी जो शायद पहले कभी नहीं थी। अब डर कम था, भरोसा ज्यादा था, और सबसे बड़ी बात, मैं अब बाहरी चीजों से ज्यादा अपने अंदर के चेंजेस पर ध्यान देने लगा था। शंभू भैया की बातें सिंपल थी, पर उनमें गहराई थी। उन्होंने मुझे हसल से लेकर अवेयरनेस तक, बिलीफ से लेकर वाइब्रेशन तक का सफर दिखाया था। अब मैं जान चुका था कि अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को लव, पीस और जॉय पर ट्यून करना होता है। अब मैं सिर्फ जिंदगी से कुछ पाने की चाह में नहीं था, बल्कि हर पल को जीने की कला सीख रहा था। और यही था वो असली शिफ्ट जो भीतर से शुरू हुआ था।
लेकिन अब धीरे धीरे मेरी पूरी दुनिया को बदल रहा था। इन दिनों मेरी सुबह बदली बदली सी लगने लगी थी। अब मैं उठते ही ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता था, कुछ अच्छा सुनता, हल्की स्ट्रेचिंग करता और दिन भर पॉजिटिव एनर्जी में रहने की कोशिश करता। शंभू भैया की बातें अब मेरे रूटीन का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एक बात थी जो अभी भी अधूरी सी लग रही थी। मुझे खुद से यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं चाहता क्या हूं। मन में ढेरों इच्छाएं थी, पर सब कुछ बहुत वेग और ब्लरी सा था। कभी लगता है अच्छी नौकरी चाहिए, कभी बिजनेस, कभी एक पीसफुल लाइफ, कभी फेम, पर कुछ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं था। उस दिन मैंने तय किया कि अब इस उलझन को भी सुलझाना है। शाम को जब मोहल्ले में हल्की हवा चल रही थी और बच्चे छतों पर पतंगे उड़ा रहे थे, मैं फिर से भैया को ढूंढते हुए मोहल्ले की गली में घूमने लगा। वो हमेशा की तरह अपने डंडे के सहारे चलते हुए गली के नुक्कड़ पर दिखे। मुझे देखते ही बोले, क्या बात है बाबू, आज फिर से कुछ हैवी सोच रहे हो क्या? मैं मुस्कुराया और कहा, भैया अब सोच का तरीका तो बदल गया है, पर एक कंफ्यूजन अभी भी है। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैं चाहता क्या हूं, और जब क्लैरिटी नहीं है तो मैं अट्रैक्ट क्या करूंगा? वो मेरी बात सुनकर ठहर गए, अपने डंडे को दीवार के सहारे रखा और बोले, बिल्कुल सही सवाल पूछा है तूने। अट्रैक्शन तभी काम करता है जब तू क्लियर हो कि तुझे चाहिए क्या। यूनिवर्स भी तब सुनता है जब तू उसे साफ साफ बताता है कि तुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, कितना चाहिए। मैंने पूछा, लेकिन भैया अगर मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए तो उसे डिफाइन कैसे करूं? वो बोले, चल आज तेरे को एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान ले तू किसी रेस्टोरेंट में गया और वेटर ने पूछा, क्या चाहिए, और तू बोले, कुछ भी दे दो, तो क्या होगा? मैं हंसा, शायद वो जो मन होगा दे देगा, या जो बासी बचा होगा वही। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा, और यही हम लाइफ में करते हैं। हम कहते हैं अच्छा करियर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, पर कैसा, कब, क्यों, इसकी क्लैरिटी नहीं होती। और जब क्लैरिटी नहीं होती तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। तू वेग रहेगा तो रिजल्ट भी वेग मिलेगा। मैंने सिर हिलाया और पूछा, तो भैया क्लैरिटी लाने के लिए क्या करना चाहिए? वो बोले, सबसे पहले तो बैठ शांत होकर और खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछ। पेपर और पेन ले और लिख, में अगले 1 साल में क्या चाहता हूं, करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, लाइफस्टाइल में। कोई फिल्टर मत लगा, कोई पॉसिबल और ना पॉसिबल का सोच मत कर, जस्ट राइट। मैंने कहा, तो जैसे अगर मुझे जॉब चाहिए तो मुझे एग्जैक्ट लिखना होगा कि कौन सी कंपनी, कौन सी पोजीशन, कितनी सैलरी। बिल्कुल, वो बोले, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों चाहिए। हर डिजायर के पीछे एक इंटेंशन होता है। जब तक तू ये नहीं समझेगा कि तेरी चाहत के पीछे की भावना क्या है, तब तक अट्रैक्शन अधूरा रहेगा। कई बार हम कुछ इसीलिए चाहते हैं क्योंकि दूसरों के पास है, ना कि इसलिए कि हमें सच में उसकी जरूरत है। अब मेरे मन में हलचल होने लगी थी। मैंने पूछा, तो भैया अगर मैं क्लैरिटी लाता हूं तो क्या वो चीजें सच में मिलने लगेंगी? वो बोले, देख बाबू, क्लैरिटी अट्रैक्शन का पहला स्टेप है। जब तू जानता है कि तुझे क्या चाहिए तो तेरा पूरा सिस्टम, तेरी सोच, तेरा एक्शन, तेरी एनर्जी उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। क्लियर डिजायर्स का मतलब होता है फोकस्ड इंटेंशन, और फोकस्ड इंटेंशन बहुत पावरफुल होती है। ये तुझे ऐसे लोगों, सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जाती है जो उस डिजायर को पूरा करने में मदद करते हैं। मैंने पूछा, और अगर बीच में मन बदल जाए तो? वो हंसे, तो कोई बात नहीं, लाइफ एक फ्लेक्सिबल जर्नी है, पर जब तक मन एक चीज पर है तब तक पूरी क्लैरिटी से उस पर चल। बदलना अलाउड है, पर भटकना नहीं। उस दिन घर आकर मैंने एक नोटबुक निकाली और खुद से सवाल पूछे, मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। मैंने करियर, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स और लाइफस्टाइल, हर चीज को एक एक करके लिखा। शुरुआत में थोड़ी हेजिटेशन थी, लेकिन जब मैं सच में दिल से लिखने लगा तो इतनी सारी बातें सामने आई जो मैं कभी क्लियरली सोच ही नहीं पाया था। मैंने लिखा, करियर, मैं एक ऐसी क्रिएटिव जॉब चाहता हूं जहां मुझे फ्रीडम मिले, आइडियाज को शेप देने का मौका मिले और जहां मेरी ग्रोथ भी हो। फाइनेंस, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहता हूं,
ताकि मुझे डिसीजंस लेने के लिए पैसे की चिंता न करनी पड़े। हेल्थ, मैं अपने शरीर को फिट, एनर्जेटिक और स्ट्रेस फ्री रखना चाहता हूं। रिलेशनशिप्स, मैं ऐसे दोस्तों और लोगों से जुड़ना चाहता हूं जो समझदार हो, मुझे मोटिवेट करें और जिनसे मैं ओपन रह सकूं। लाइफस्टाइल, मैं एक पीसफुल जगह पर सिंपल लाइफ चाहता हूं, जहां ग्रीनरी हो, पढ़ने और लिखने का वक्त हो। और फिर हर डिजायर के नीचे लिखा क्यों, ताकि मुझे खुद समझ आए कि क्या मैं किसी और को देखकर चाह रहा हूं या ये मेरी सच में दिल की चाह है। कुछ दिनों बाद फिर भैया से मुलाकात हुई। मैंने उन्हें अपना नोटबुक दिखाया। उन्होंने पन्ने पलटे, मुस्कुराए और बोले, अब तू रेडी है, अब अट्रैक्शन की असली शुरुआत होगी, क्योंकि अब यूनिवर्स को पता है कि तुझे क्या चाहिए और तुझे भी पता है कि क्यों चाहिए। मैंने उनसे पूछा, अब क्या करना है भैया? वो बोले, अब रोज अपने डिजायर्स को पढ़, उन्हें विजुअलाइज कर जैसे वो अभी के अभी सच हो गई है। इमेजिन कर, फील कर, जितना डिटेल में तू उन्हें देखेगा उतनी ही तेजी से वो तेरी रियलिटी बनने लगेंगी। और हां, इंस्पायर्ड एक्शन लेना मत भूल। सिर्फ बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। तेरे अंदर से जो आइडियाज आए उन्हें फॉलो कर। अब मैं सिर्फ सोचा समझा नहीं रहा था, मैं अपने थॉट्स को एक्शंस में बदलने लगा था। मैंने अपने क्रिएटिव इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक छोटी फ्रीलांसिंग जॉब भी पकड़ी और हर हफ्ते सेल्फ रिफ्लेक्शन करता रहा कि मैं उसी क्लैरिटी के रास्ते पर चल रहा हूं या भटक रहा हूं। शंभू भैया की एक बात मेरे दिल में घर कर गई थी। क्लैरिटी ही अट्रैक्शन की भाषा है। जब तू क्लियर होगा तो दुनिया भी क्लियर सिग्नल्स भेजेगी, वरना तू भटकता रहेगा और सोचता रहेगा कि क्यों कुछ बदल नहीं रहा। अब मैं जानता था कि ये पूरी जर्नी बिलीफ्स बदलना, वाइब्रेशन उठाना, डिजायर्स क्लैरिफाई करना सिर्फ बाहर कुछ पाने के लिए नहीं थी। ये अंदर खुद को समझने और बदलने की प्रक्रिया थी। और यही असली मैजिक था, क्योंकि जब तू खुद को पूरी तरह जान लेता है तभी तू दुनिया से भी वही चीजें मांग सकता है जो सच में तेरे लिए बनी है। और जब मांग क्लियर होती है तो जवाब भी साफ आने लगता है, बिल्कुल तेरी ही भाषा में। अब मेरी जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। सुबह उठना, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, अपनी डिजायर्स को साफ साफ समझना और फिर उस क्लैरिटी के साथ दिन गुजारना, ये सब मेरी नई आदत बन चुकी थी। लेकिन अब भी एक चीज थी जो शंभू भैया बार बार कहते थे, सिर्फ चाहना काफी नहीं, उसे महसूस करना सीखो। जो चाहिए उसे अपने अंदर अभी से जीना शुरू कर दो। ये लाइन सुनने में थोड़ी पोएटिक लगती थी, लेकिन मतलब क्या था इसका ये मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। एक दिन की बात है, मोहल्ले में छोटा सा मेला लगा था। बच्चे गोलगप्पे खा रहे थे, महिलाएं चूड़ियों की दुकानों पर मोल भाव कर रही थी और आदमी लोग ताश के पत्तों में उलझे हुए थे। मैं अकेला ही मेले में घूम रहा था। तभी दूर से शंभू भैया दिखाई दिए। उनके हाथ में भुने हुए चने का एक छोटा सा लिफाफा था। मुझे देखते ही बोले, आओ बाबू, चलो बैठते हैं, आज तुझे एक बहुत मजेदार चीज सिखानी है, विजुअलाइजेशन। हम दोनों पास के ही एक झूले के पास बेंच पर बैठ गए। भैया बोले, अब तू तो क्लैरिटी पा ही चुका है कि तुझे चाहिए क्या, अब बारी है उसे फील करने की। और ये तभी होगा जब तू अपनी डिजायर्ड लाइफ को मेंटली रिहर्स करेगा, जैसे कोई मूवी बार बार दिमाग में चला रहा हो। मैंने पूछा, मतलब विजुअलाइजेशन? हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन सिर्फ देखना नहीं, फील भी करना। अपने आप को उस जिंदगी में देखना और महसूस करना कि अगर वो सच में अभी मिल गई होती तो कैसा लगता। यही एनर्जी अलाइनमेंट है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर भैया, अगर वो चीज अभी मिली ही नहीं है तो महसूस कैसे करूं? वो हंसे, बिल्कुल वैलिड सवाल है, पर जरा सोच, जब तू कोई डरावना सपना देखता है तो क्या तेरे दिल की धड़कन तेज नहीं हो जाती, पसीना नहीं आता? जबकि वो सिर्फ इमेजिनेशन होता है, लेकिन बॉडी उसे रियलिटी समझती है। वैसे ही अगर तू अपनी डिजायर्ड रियलिटी को डिटेल में इमेजिन करेगा तो बॉडी और माइंड उसे सच मानने लगते हैं, और जब माइंड उसे सच मानेगा तो तेरे एक्शंस भी उसी हिसाब से अलाइन होंगे। अब बात थोड़ी समझ आने लगी थी। भैया बोले, चलो एक छोटा सा प्रैक्टिस करें, आंख बंद कर। मैंने आंखें बंद की। अब इमेजिन कर, उन्होंने कहा, तू सुबह एक बड़े एरी और ब्राइट कमरे में उठ रहा है। तेरा अपना घर है,
खिड़की से हल्की सी धूप आ रही है। तू बेड से उठता है। सामने बुकशेल्फ पर तेरी लिखी किताबें हैं। दीवार पर एक फ्रेम सर्टिफिकेट है तेरी ड्रीम जॉब का। तू खुद को मिरर में देखता है, कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ। फिर किचन में जाता है। तेरा पसंदीदा कॉफी कप तुझे मिल रहा है। तू बालकनी में बैठकर कॉफी पी रहा है। सामने हरियाली है और तेरे मन में एक शांति है। मैंने उस पल को विजुअलाइज किया और सच बताओ, एक अजीब सी हल्की गर्माहट सी बॉडी में फैलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पल हकीकत में हो। अब इमेजिन कर, भैया बोले, तेरा फोन बजता है, ड्रीम कंपनी से ऑफर लेटर आता है। तू पढ़ते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाता है, तेरा चेहरा चमकता है। फिर तू अपने घर वालों को कॉल करता है, सब खुश हो जाते हैं। फिर तू सोचता है ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, और तू खुद से कहता है मैंने पहले ही इस दिन को फील किया था। मैंने गहरी सांस ली और आंखें खोली। आंखों में हल्की नमी सी थी और चेहरे पर सुकून। देखा, भैया बोले, यही है विजुअलाइजेशन का मैजिक। अभी कुछ भी नहीं बदला है बाहर, पर अंदर बहुत कुछ बदल गया है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, सच में भैया, ऐसा लगा जैसे वो सब सच में हो रहा है। बस, उन्होंने कहा, अब तुझे यही प्रैक्टिस रोज करनी है। 5 से 10 मिनट के लिए अपनी डिजायर्ड रियलिटी को आंखें बंद करके देख, महसूस कर और उसमें जी। और ध्यान रखना, फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देखना नहीं, दिल से उस खुशी, उस पीस, उस एक्साइटमेंट को फील करना। अगले दिन से मैंने ये हैबिट शुरू की। सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल के बाद मैं आंखें बंद करके अपनी ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज करता। पहले ऑकवर्ड लगता था, लेकिन धीरे धीरे माइंड अडैप्ट करने लगा। अब जब मैं खुद को विजुअलाइज करता कि मैं अपनी पसंदीदा जॉब कर रहा हूं, एक सुंदर घर में रह रहा हूं, एक प्रोडक्टिव डे जी रहा हूं, तो वो बस सपना नहीं लगता था, वो मेरी एनर्जी का हिस्सा बनता जा रहा था। और मजे की बात यह थी कि मेरा बिहेवियर भी बदलने लगा था। जैसे एक दिन में एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और अचानक खुद को एक प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करते हुए पाया, जैसे मैं उस हाई परफॉर्मिंग वर्जन का रिहर्सल कर रहा हूं जो मैं रोज इमेजिन करता हूं। शंभू भैया ने कहा था, विजुअलाइजेशन सिर्फ सोचने का नहीं, खुद को उस वर्जन में ढालने का तरीका है। और जब तू बार बार रिहर्स करता है तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहता कि तू कैपेबल है या नहीं। माइंड मान लेता है कि यस, आई एम दैट पर्सन। मैंने अब इस टेक्निक को अपने हर बड़े गोल के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। अब कोई भी नया स्टेप लेने से पहले मैं खुद को उस स्टेप को कॉन्फिडेंटली लेते हुए विजुअलाइज करता था। और यकीन मानो, उससे पहले जो हेजिटेशन होती थी वो काफी हद तक गायब हो गई थी। एक शाम फिर से भैया से बात हो रही थी। मैंने कहा, भैया, अब तो मुझे ये विजुअलाइजेशन करना खुद की जरूरत सा लगने लगा है, जैसे दिन भर की एनर्जी वहीं से मिलती है। वो बोले, क्योंकि अब तू खुद को एनर्जी लेवल पर उस रियलिटी के साथ अलाइन कर रहा है, और जब तू अलाइंड होता है तो यूनिवर्स को भी सिग्नल क्लियर मिलता है कि तू रेडी है, और तब चीजें अपने आप आने लगती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो अब मैं बस रोज रिहर्स करता रहूं? वो बोले, हाँ बाबू, रिहर्स करते रहो, एक्शन लेते रहो और ट्रस्ट बनाए रखो। विजुअलाइजेशन कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये मेंटल ब्लूप्रिंट है उस चीज का जिसे तू अपने जीवन में फिजिकल रियलिटी बनाना चाहता है। अब मुझे समझ आ गया था कि सिर्फ मेहनत से नहीं, मेंटल रिहर्सल से भी ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते हैं। जब तक माइंड रेडी नहीं होता, बॉडी कंफ्यूज्ड रहती है, और जब माइंड बार बार ड्रीम को जीता है तो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। अब मैं हर दिन अपनी आंखों से वही देखता हूं जो मेरा दिल चाहता है, और हर बार महसूस करता हूं जैसे वो ऑलरेडी मेरा है। और शायद यही है उस मैजिक का असली सीक्रेट, जो पहले सिर्फ किताबों में पढ़ा था, पर अब खुद जी रहा हूं। अब मेरी जिंदगी एक नई दिशा में धीरे धीरे रंग भरने लगी थी। हर सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल से दिन की शुरुआत होती, फिर मैं अपनी डिजायर्स को क्लैरिटी से पढ़ता, और फिर विजुअलाइजेशन करता जैसे मेरी मनचाही जिंदगी अब भी मेरी ही है। इन सब अभ्यासों से मुझे अंदरूनी खुशी मिलने लगी थी, लेकिन फिर भी एक चीज थी जो बार बार परेशान करती थी, कब मिलेगा? जब भी कोई सपना विजुअलाइज करता, कुछ देर बाद ही मेरे मन में बेचैनी आने लगती थी। बार बार मोबाइल चेक करता, कोई ईमेल आया क्या, कोई कॉल आया क्या, कुछ हुआ क्या? और जब कुछ नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन आने लगती थी।
मन में सवाल घूमते, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी कुछ दिख क्यों नहीं रहा? यह सोच मुझे थका देती थी। और फिर कई बार डाउट भी आने लगता, शायद ये सब काम नहीं करता, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। फिर एक दिन शाम को बिजली चली गई और पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया। मैं छत पर चला गया। अब ये मेरी नई आदत बन चुकी थी। वहां शंभू भैया पहले से मौजूद थे। नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, हाथ में टॉर्च की हल्की रोशनी। मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, आज बड़ा थकात का लग रहा है बाबू। मैंने कहा, भैया सब कर रहा हूं, ग्रैटिट्यूड, क्लैरिटी, विजुअलाइजेशन, लेकिन नतीजे नहीं आ रहे, दिल बेचैन रहता है। वो बोले, अच्छा तो अब तू आउटकम के पीछे परेशान हो रहा है। मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तो क्या करूं भैया, इंसान हूं, चाह तो होगी ही ना। और जब वो चीजें मिलती नहीं तो फ्रस्ट्रेशन भी आती है। वो हंसे, बिल्कुल इंसान होना जरूरी है, पर इंसानी आदतों को समझना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी आदत जो हमें रोकती है वो है आउटकम से चिपक जाना। मतलब हम जो चाहते हैं उस पर इतना फिक्स हो जाते हैं कि वो अगर थोड़ी भी डिले हो जाए तो हम टूटने लगते हैं। यही तो अटैचमेंट है। मैंने पूछा, तो क्या चाहना ही गलत है? नहीं, उन्होंने कहा, चाहना गलत नहीं है, पर उसके बिना मैं अधूरा हूं, ये मान लेना गलत है। जब तू कोई डिजायर रखता है और उस डिजायर से इतना अटैच हो जाता है कि उसके बिना तेरी पीस गायब हो जाए, तो तू अपनी पावर खो देता है। अट्रैक्शन वही रुक जाता है क्योंकि तेरी एनर्जी नीडी हो जाती है। मैंने सर पकड़ लिया, तो अब चाहे भी नहीं, क्या बस छोड़ दे सब? वो बोले, नहीं बाबू, चाहना जरूरी है, सपने जरूरी है, पर तू सपनों को पकड़कर न बैठ जाए इस तरह जैसे वो तेरी आखिरी सांस हो। तुझे बस इतना करना है, गोल डिफाइन कर, इंस्पायर्ड एक्शन ले और फिर आउटकम को छोड़ दे। यूनिवर्स को अपना काम करने दे। अब मेरी आंखें खुलने लगी थी। शायद मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल में था। हर चीज को प्लान करना, उसे फोर्स करना, रिजल्ट जल्दी खींच लाना, ये सब करने के चक्कर में मैं अपनी एनर्जी ही एग्जॉस्ट कर रहा था। शंभू भैया बोले, तूने कभी एरो चलाना देखा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो याद कर, वो बोले, जब तीर कमान से छूटता है तो आर्चर उसे हवा में छोड़ देता है। वो बार बार ये चेक नहीं करता कि तीर कब पहुंचेगा, कहां गिरेगा। वो बस एक बार फोकस करता है, निशाना लगाता है और फिर छोड़ देता है, ट्रस्ट करता है। ठीक वैसे ही तू अपने ड्रीम्स को रिलीज कर। मैंने पूछा, लेकिन भैया अगर मैं सोच ही नहीं रहा आउटकम के बारे में तो मोटिवेशन कैसे आएगा? अरे रे, वो बोले, मोटिवेशन रिजल्ट से नहीं, पर्पस से आता है। अगर तुझे अपना वाई पता है तो तुझे हर दिन एक्शन लेने का रीजन मिलेगा, भले रिजल्ट अभी न दिखे। आउटकम पर फिक्स होकर तू खुद को कमजोर कर रहा है। ट्रस्ट रख, जो तेरे लिए है वो तुझे मिलेगा, सही वक्त पर मिलेगा। अब मुझे समझ आने लगा था कि मैं जो बेचैनी में था वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं हर चीज को जल्दी और अपने हिसाब से चाहता था। मैंने भैया से कहा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, सिर्फ 3 बातें याद रख। पहला, एक्शन ले, इंस्पायर्ड और कंसिस्टेंट। दूसरा, आउटकम को मेंटली छोड़ दे। तीसरा, अपनी एनर्जी को प्रेजेंट मोमेंट में रख। फ्यूचर के लिए तैयारी कर, पर उसका बोझ न ढो। अगले दिन मैंने एक नया प्रैक्टिस शुरू किया, डिटैचमेंट मेडिटेशन। मैं बैठकर खुद से कहता, मैं अपने गोल पर काम कर रहा हूं, पर मैं आउटकम से जुड़ा नहीं हूं। मैं ट्रस्ट करता हूं कि जो मुझे चाहिए वो आएगा, सही समय पर आएगा। शुरुआत में ये थोड़ी अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन का बोझ हल्का होने लगा। अब जब मैं विजुअलाइज करता तो वो एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बन गया ना कि कोई अर्जेंट नीड। अब मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में सिर्फ डिजायर्स नहीं बल्कि पेशेंस और ट्रस्ट के लिए भी थैंकफुल रहने लगा। एक दिन दोपहर में अचानक एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट का ऑफर आया, वो भी उस क्लाइंट से जिसके बारे में मैंने महीनों पहले सोचा था। और मजे की बात यह थी कि मैंने अब उसे चेस करना छोड़ दिया था। बस अपने काम पर फोकस किया, अपनी एनर्जी हाई रखी और रेस्ट छोड़ दिया यूनिवर्स पर। उस शाम फिर से शंभू भैया से मिला। मैंने उन्हें ये न्यूज सुनाई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, देखा, जब तू रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ देता है तो रिजल्ट खुद तेरे पास आता है। यही है डिटैचमेंट का जादू। जब तू आउटकम से फ्रीडम पा लेता है
तभी तू मैग्नेट बन जाता है। मैंने कहा, भैया सच में अब समझ आ गया है, कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ है। और जो चीज हम जबरदस्ती खींचना चाहते हैं वो अक्सर दूर हो जाती है, पर जब हम खुद को शांत, अलाइंड और ओपन रखते हैं तो वो खुद आ जाती है। वो मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बाबू, अब तू असली अट्रैक्टर बन रहा है, सपना देखने वाला नहीं, जीने वाला। अब मैं जान चुका था कि सिर्फ डिजायर रखना, क्लैरिटी लाना, विजुअलाइज करना ही काफी नहीं है। अगर मैं उन डिजायर से चिपका रहूं तो वो मेरी एनर्जी को ही कंज्यूम कर देती है, लेकिन जब मैं ट्रस्ट के साथ उन्हें छोड़ देता हूं तो वो और तेजी से मेरी ओर आती है। अब मेरी प्रैक्टिस थी एक्ट विथ पैशन, विजुअलाइज विथ जॉय एंड रिलीज विथ पीस। और यही था असली फ्रीडम जो मुझे आउटकम नहीं, डिटैचमेंट ने दी थी। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। मोहल्ले की गलियों में अब धूप सेंकने का चलन शुरू हो गया था। छतों पर दादी नानी बैठकर गरम मूंगफली खा रही थी और बच्चे स्कूल से आकर रजाई में घुसकर टीवी देख रहे थे। मेरी मॉर्निंग्स अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उनमें एक डायरेक्शन थी, एक पर्पस था। मैं अब सिर्फ सोचा नहीं करता था, करता भी था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो आया था वो ये था कि मैं अब एक्शन लेने से डरता नहीं था, छोटा हो या बड़ा। हर कदम अब मेरे अंदर की आवाज से अलाइन होता था। उस दिन मैं गली के नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर बैठा था, जहां मोहल्ले के कुछ लोग पॉलिटिकल डिस्कशन में उलझे हुए थे। तभी शंभू भैया आते दिखाई दिए। आज उनके हाथ में एक पुराना रेडियो था। बोले, आज पुराने गाने सुनने का मन किया तो रेडियो उठा लाया। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, भैया अब तो सबके फोन में गाने हैं, फिर ये रेडियो? वो बोले, बात कन्वीनियंस की नहीं, कनेक्शन की है। इस रेडियो से एक अपनापन है। उनकी ये बात सुनते ही कुछ क्लिक हुआ मेरे भीतर। ये ठीक वैसे ही था जैसे अब मैं अपने काम में कनेक्शन ढूंढ रहा था, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करने के लिए जिसमें मैं खुद को महसूस कर सकूं। मैंने भैया से कहा, अब मैं समझ गया हूं कि अट्रैक्ट कैसे करना है, विजुअलाइज कैसे करना है, डिटैच कैसे करना है। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्शन। और एक्शन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, वो जो दिल से निकले, जो सही लगे, सही वक्त पर, सही दिशा में। भैया मुस्कुराए और बोले, अब तू असली बात पर आया है, अलाइंड एक्शन। देख बाबू, सिर्फ सोचने और महसूस करने से कुछ नहीं होता जब तक तू अपने इंट्यूशन पर चलना नहीं सीखता। कई बार लॉजिक कुछ और कहता है पर दिल कुछ और अलाइंड एक्शन वही है जो दिल से उठे, न कि डर से। मैंने पूछा, लेकिन भैया इंट्यूशन को पहचाना कैसे जाए? वो बोले, बहुत सिंपल है। जब कोई एक्शन लेने का सोचते ही मन में हल्कापन लगे, एक्साइटमेंट हो, एक सटल खुशी महसूस हो, वो अलाइंड होता है। और जब डर, गिल्ट, प्रेशर या कंपैरिजन से एक्शन ले रहा हो तो समझ जा अलाइनमेंट मिस है। अब मैं हर छोटे बड़े फैसले को अपनी गट फीलिंग से जांचने लगा था। और सबसे पहले जो स्टेप मैंने लिया वो था अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फ्रीलांसिंग का एक नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना। भले ही पैसे कम थे पर दिल को सुकून था। प्रोजेक्ट लिखने से जुड़ा था और जब भी मैं उसमें काम करता तो टाइम का पता ही नहीं चलता। वो जॉय, वो फ्लो, यही मेरी अलाइनमेंट थी। फिर एक दिन भैया ने मुझे एक बात कही जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। उन्होंने कहा, तू जानता है ना, बड़ी बड़ी इमारतें भी एक एक ईंट से बनती है, वैसे ही तेरे ड्रीम्स भी रोज के छोटे छोटे स्टेप्स से ही बनेंगे। कई लोग सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब सब एकदम बदल जाएगा, पर सच्चाई यह है कि बदलाव रोज के कंसिस्टेंट, अलाइन स्टेप्स से आता है। उस दिन से मैंने एक नोटबुक में डेली अलाइंड एक्शन नाम का एक पेज बनाना शुरू किया। हर सुबह मैं खुद से पूछता, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरे सपने के अलाइन हो। और फिर वो चाहे छोटा सा काम हो, जैसे किसी नए क्लाइंट को ईमेल भेजना या कोई ब्लॉग लिखना या कोई नई स्किल सीखना, में बस वो करता रहा, एक एक करके, बिना प्रेशर, बिना ओवर थिंकिंग के। धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आने लगा कि अलाइंड एक्शन हमेशा बिग लीप्स नहीं होते। कई बार वो सिर्फ ना कहना भी होता है। किसी ऐसे काम से मना करना जो मेरे कोर वैल्यू से मैच ना करे। किसी टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना भी अलाइंड एक्शन होता है। और कभी कभी अलाइंड एक्शन होता है आराम करना, खुद को गिल्ट फ्री ब्रेक देना, खुद के साथ ईमानदारी रखना,
अब मेरे अंदर से एक क्लियर डायरेक्शन आने लगी थी, जैसे कोई इनर जीपीएस एक्टिवेट हो गया हो जो मुझे सॉफ्टली गाइड कर रहा हो। अगर कोई आइडिया आता और वो दिल से अच्छा लगता तो मैं ज्यादा सोचे बिना एक्शन ले लेता। और मजे की बात यह थी कि ऐसे ही कदमों से मेरी लाइफ धीरे धीरे शेप लेने लगी थी। एक दिन मैंने सोचा अब मुझे अपनी राइटिंग को लोगों तक पहुंचाना है, और फिर उसी दिन शाम को मैंने इंस्टाग्राम पर एक छोटा राइटिंग पेज शुरू कर दिया। शुरुआत में बस 4 से 5 लोग थे, जिनमें मेरे 2 दोस्त और मेरी बहन शामिल थे। पर फिर एक दिन एक छोटी सी पोस्ट वायरल हो गई। कुछ ब्रदर्स से मैसेज आया कोलैब के लिए, और उस दिन मुझे असली पावर समझ आई इंट्यूइशन और अलाइंड एक्शन की। फिर मैंने भैया से कहा अब तो सब खुद होता दिख रहा है भैया, जैसे मैं एफर्ट नहीं कर रहा, बस फ्लो में हूं। वो मुस्कुराए और बोले यही है अलाइंड लाइफ। जब तू खुद के साथ ऑनेस्ट होता है, जब तेरे एक्शंस तेरे दिल से जुड़ते हैं, तो यूनिवर्स तुझे हर मोड़ पर सपोर्ट करता है। और तब तू भाग नहीं रहा होता, तू बस नेचुरली ग्रो कर रहा होता है। मैंने पूछा मतलब ये जर्नी अब खत्म हो गई? भैया ने टॉर्च बंद की और बोले नहीं बाबू, जर्नी कभी खत्म नहीं होती, बस एक लेवल कंप्लीट होता है और दूसरा खुलता है। तो अब उस इंसान में बदल गया है जो पहले सिर्फ सोचता था, अब जीता है। और जो अलाइन जीता है वो डरता नहीं, थकता नहीं, भटकता नहीं, बस चलता जाता है। उस रात में छत पर लेटा था, आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था। मन में एक शांति थी, कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं। अब मैं जानता था कि हर दिन बस एक छोटा सा अलाइन स्टेप लेना है, नतीजे खुद ब खुद सामने आएंगे। कभी सोचा नहीं था कि एक चौकीदार की बातें, एक टूटा फूटा रेडियो और कुछ देर की टहलने की आदत मुझे इतना कुछ सिखा जाएगी। अब मेरी लाइफ कोई परफेक्ट पिक्चर नहीं थी, लेकिन उसमें एक रिदम आ गया था। अब मैं जानता था कि अट्रैक्ट करने के लिए भागना नहीं पड़ता, बस अपने आप से सच्चा रहना पड़ता है। और जब ये समझ आ जाए तो यही सफर असली सक्सेस बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।